हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहां पर बताने जा रहे हैं कि पीसीएस का फॉर्म आ चुका है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो कौन कौन सी इसमें वैकेंसी आई हुई है उसकी हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि पीसीएस की जो है रजिस्ट्रेशन कराने की डेट क्या है, फीस जमा करने की डेट क्या है और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, इसके विषय में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस की भर्ती आई हुई है। सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021। इसमें जो है यहाँ पर सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि आरएफओ सेवा परीक्षा 2021 भी होना है। इसमें जो है दोनों का फॉर्म एक ही रहेगा, यानी कि जो पीसीएस का फॉर्म है वही एसीएफ और आरएफओ का फॉर्म है। तो इसमें जो है यानी कि पूरी प्रक्रिया एक ही है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 5 फरवरी 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2021 है, कर देना है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी कि सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 है, यानी कि फीस आपकी सिर्फ 2 मार्च तक ली जाएगी और फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 5 मार्च तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा की द्वितीय अवस्था अर्थात मुख्य परीक्षा लिखित और साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उन्हें सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में शामिल होना होगा एवं उसे उत्तीर्ण करना होगा। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा एवं सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंडों की पूर्ति हेतु एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि जो पीसीएस का फॉर्म होगा वही सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का फॉर्म होगा, यानी पीसीएस का फॉर्म और एसीएफ और आरएफओ, यानी कि पीसीएस का फॉर्म, एसीएफ का फॉर्म, आरएफओ का फॉर्म, ये तीनों एक ही फॉर्म होंगे। तो जो लोग एसीएफ और आरएफओ में जो है आवेदन करना चाहते हैं वो पीसीएस वाला फॉर्म ही उनको आवेदन करना होगा। फिर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित या आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ किया जा सकता है। पीसीएस के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आई हुई है इसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि पीसीएस के अंदर और बहुत सारी पोस्ट हैं। उसमें उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, इसमें विधि स्नातक होना चाहिए। तो ये जितने भी पद हैं ये सब पीसीएस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पीसीएस वाला फॉर्म ही इसके लिए अप्लाई करना है। तो पीसीएस का फॉर्म जब आप भर देंगे तो उसी में आपको चूज़ करना होगा। जिन लोगों के पास जैसे कि एलएलबी कर रखा है तो एलएलबी वाले सहायक अभियोजन अधिकारी बन सकते हैं, उपनिबंधक बन सकते हैं। इसके अलावा इसके पीसीएस में एक और पोस्ट है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी। इसके लिए स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा एक तीसरी पोस्ट है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग। इसमें वाणिज्य स्नातक यानी बीकॉम होना चाहिए। चौथे नंबर पे है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2। एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। सहायक श्रम आयुक्त 5वें नंबर पे है सहायक श्रम आयुक्त। इसके लिए वाणिज्य या विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर कला का मतलब
आर्ट साइड से है, ना कि ड्राइंग से है। तो जिन लोगों के पास आर्ट साइड से या तो उन्होंने अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र कर रखा है, या वाणिज्य के साथ जो है बीकॉम की उपाधि ले रखी है, यानी कि बीकॉम किया हुआ है, या फिर विधि में स्नातक हैं, तो वो लोग सहायक श्रम आयुक्त के पद पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है इसमें पोस्ट दी होंगी। उसमें जिन लोगों के पास इस तरह के कोई सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट के सामने पद का नाम भी होगा, साथ में सब्जेक्ट भी होंगे। तो सब्जेक्ट जिनके पास है वो उस पद के लिए उसमें चेक बॉक्स के अंदर टिक का निशान लगा सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी समाज, इसके 6 नंबर पे है जिला कार्यक्रम अधिकारी। इसके लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए जो है समाजशास्त्र, अगर आप लोगों में से जो है ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र ले रखा है या समाज विज्ञान ले रखा है या गृह विज्ञान ले रखा है या समाज कार्य में अगर स्नातक की उपाधि है, तो आप लोग जिला कार्यक्रम अधिकारी पद के लिए उसमें चेकबॉक्स में टिक लगा सकते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा में स्नातक। वरिष्ठ प्रवक्ता और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये शिक्षा अधिकारी की एक प्रकार से पोस्ट है। तो इसमें जो लोग पीजी हैं, स्नातकोत्तर की उपाधि हो और साथ में शिक्षा में स्नातक हो, यानी कि एजुकेशन में जिन लोगों ने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन में जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट रहा है। फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी। जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अगर कर रखा है, तो आप लोग जिला प्रोबेशन अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन तो यही पीसीएस का ही होगा, लेकिन पीसीएस के फॉर्म में जब आप फिल कर रहे होंगे तो उसी में जिला प्रोबेशन अधिकारी की पोस्ट, आपको बहुत सारी पोस्ट दिखाई देंगी उस फॉर्म के अंदर, उसमें आपको चेक बॉक्स में टिक करना होगा। इसके बाद आता है बाल विकास परियोजना अधिकारी, यानी कि सीडीपीओ। सीडीपीओ पोस्ट जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं। तो सीडीपीओ की पोस्ट यहाँ पर दे रखा है, 2021 का ये फॉर्म है पीसीएस का। तो पीसीएस के फॉर्म जब आप लोग जो है, जो लोग सीडीपीओ पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग पीसीएस का फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर के पद के लिए आप लोग आवेदन यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक लगा देंगे। तो आपका जो है पीसीएस वाला फॉर्म ही सीडीपीओ का फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब इसके लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता कोई अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब अर्हता में जो है उसके समकक्ष कौन कौन सी अर्हता है यहाँ पर तो दे नहीं रखा है, तो आपको इसके लिए लोक सेवा आयोग से संपर्क करना होगा। वहाँ आप एक एप्लीकेशन डाल करके पूछ सकते हैं। अगर इसके समकक्ष कोई आपको लगता है कि आपके पास कोई उपाधि, कोई डिग्री या कोई और डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है, आपको लगता है कि समाज कार्य के समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान से संबंधित कोई और भी सब्जेक्ट है, तो आप आयोग से पूछ करके उसमें आवेदन कर सकते हैं। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, या नंबर 2 में दे रखा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम एक अर्हता जो निम्नवत है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान में स्नातक उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष या मान्यता प्राप्त अर्हता, परंतु किसी व्यक्ति को
जिसका विनिर्माण, आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विकास में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बना दिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर इन सब्जेक्ट में से आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आप अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दोनों में से कोई भी है, दो स्लैश लगा करके दो तरह के पद हैं इसमें, अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए आप लोग इन सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी पीसीएस के फॉर्म में चेक बॉक्स लगा होगा। अगर आपके पास इन सब्जेक्ट में से हैं तो आपको पीसीएस का ये अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद आपको मिल सकता है। शर्त ये है कि इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 11 नंबर पे है सांख्यिकी अधिकारी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकीय या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर आपके पास है तो आप सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। 12वें नंबर पे है जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा। इसमें आपके पास अगर कृषि स्नातक हैं, यानी कृषि में अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नंबर 13 है श्रम प्रवर्तन अधिकारी। इसके लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि अगर आपके पास है तो आप श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी कि लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। फिर है प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका हेतु। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, तो जो सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 में क्राइटेरिया बनाया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का LT डिप्लोमा या BT या B.Ed या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि अगर आपके पास है तो आप प्राचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3 एक और क्राइटेरिया है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम 3 वर्ष तक पढ़ाने का अगर आपके पास अनुभव रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सहायक शोध अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अगर उपाधि है आपके पास तो आप सहायक शोध अधिकारी के पद पर टिक लगा सकते हैं। फिर है सहायक निदेशक उद्यान यानी कि कृषि स्नातक। सहायक निदेशक उद्यान पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है तो आप सहायक निदेशक उद्यान अधिकारी के पद पर आवेदन कर सकते हैं। प्रबंधक प्रशासन या सामान्य, इसके लिए MBA या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। नंबर 18 है सहायक भंडार क्रय अधिकारी, इसके लिए MBA होना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन विशिष्ट अर्हता के पद प्रावधिक सहायक रसायन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से
न्यूनतम 50% अंकों सहित रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 19 पद है जो कि स्पेशलाइजेशन मांगता है। इसमें ये स्पेशलाइजेशन जो जिसने कर रखा है किसी सब्जेक्ट में, तो ये स्पेशल सब्जेक्ट के लिए अगर ये स्पेशलाइजेशन कर रखा है तो इन स्पेशलाइजेशन वाले पद के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के पास इनमें से अगर कोई है तो आप लोग इन पदों के लिए टिक लगा दीजिएगा। तो आपको इसमें अलग से मेरिट बनेगी और अलग से मेरिट होगी, यानी कि जो एक नॉर्मल मेरिट बनती है ऑल ओवर पीसीएस की, उससे अलग हट करके ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी। तो इसकी मेरिट जो है नॉर्मल वाली मेरिट से कम जाती है, तो आपको इसमें चयन के जो संभावना होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट का ध्यान रख करके चेक बॉक्स में ज़रूर टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद आता है पुलिस उप अधीक्षक पद हेतु। पुलिस उप अधीक्षक जैसे कि जो फोर्स डिपार्टमेंट के जो कुछ ऑफिसर के पोस्ट हैं, जैसे कि डिप्टी एसपी हो गए, ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु हो गया, और जेल सुप्रिटेंडेंट हो गए, जेल डिप्टी जेलर के पद हो गए। इनके लिए कुछ शारीरिक मापदंड होते हैं, तो जब तक आप लोग शारीरिक मापदंड नहीं पूरा करेंगे इन पदों के लिए आप लोग चयनित नहीं हो सकते। तो जो लोग सीओ यानी कि डिप्टी एसपी, ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के हेतु और जेल अधीक्षक पद हेतु और डिप्टी जेलर के पद हेतु अगर आप लोग चयनित होना चाहते हैं तो आप लोग अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा। जो शारीरिक मापदंड हैं अगर वो पूरा करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है लोक सेवा आयोग ने, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नंबर 1 है केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखा है 165 होना चाहिए। सीना सेंटीमीटर में बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुलाने पर 89 होना चाहिए 89। इसके बाद नंबर 2 है अनुसूचित जनजातीय। इसमें जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 160 यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद बिना फुलाए आपका 79 होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए, और फुलाने पर 84 यानी 84 होना चाहिए। फिर है नंबर 3 दिया हुआ है कि केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु ये पुलिस उप अधीक्षक पद हेतु ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों, नंबर 2 में हुआ है कि अनुसूचित जनजाति, और नंबर 3 है केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 152 केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें अनारक्षित नागरिक के हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के, जो कि महिला है और पिछड़े वर्ग से है और अनुसूचित जाति से है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और जो सीने का क्राइटेरिया है ये महिला के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। नंबर 4 है अनुसूचित जनजातियाँ, इनके लिए ऊंचाई 147 है और ये लागू नहीं होता है महिलाओं के लिए। फिर है नंबर 5 है सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वज़न 40 किलोग्राम और सीना का जो है वो नहीं लागू होता है। वज़न यहाँ पर 40 किलोग्राम महिला का होना चाहिए सभी श्रेणियों की महिलाओं को। इसके बाद है ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की श्रेणी है नंबर 1 पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई है सेंटीमीटर में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु। इसके बाद फुलाने पर 89 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। नंबर 2 है महिला अभ्यर्थी, ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, सीना 79 बिना फुलाए और सीना फुलाने पर 84। नंबर 3 है पुरुष अभ्यर्थी कुमायूं और गढ़वाल मंडलों
और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हेतु ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से अधीक्षक कारागार पद हेतु जो जेल के सुप्रिटेंडेंट होते हैं उनके लिए नंबर 1 है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और कुमायूं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है सीने का घेरा 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने पर। और नंबर 3 है दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। आबकारी निरीक्षक पद हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी पुरुष अभ्यर्थी ऊंचाई सेंटीमीटर में 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना सेंटीमीटर में 81.2 बिना फुलाए और फुलाने पर 86.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। नंबर 2 है महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है और सीने का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है महिलाओं पर। नंबर 3 है अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और सीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया डिप्टी एसपी पद हेतु, ज़िला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु, अधीक्षक कारागार पद हेतु, आबकारी निरीक्षक पद हेतु। इसके बाद एक और पद है यहाँ पर हमने बताया था पहले कि डिप्टी जेलर यानी कि उप कारापाल पद हेतु, उप कारापाल यानी डिप्टी जेलर। यहाँ पर नंबर 1 है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई सेंटीमीटर में है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं डिप्टी जेलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चयनित होना चाहते हैं वो 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। सीने का माप बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर और सीने का फुलाव न्यूनतम सेंटीमीटर सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर यानी 81.3 में 5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो ये आपका फूलने के बाद होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिलाओं के लिए सीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वज़न 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऊंचाई की माप निम्नवत है। पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर अगर जनजाति है अनुसूचित जनजाति, और महिला अनुसूचित जनजाति है तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर है ज़िला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, इनके लिए ऊंचाई अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम। पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर नंबर 2 है सीना। अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र के स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए हुए सेंटीमीटर में 76.5 सेंटीमीटर यानी कि 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर सेंटीमीटर में 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.5 सेंटीमीटर और 83.5 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि बिना फुलाए 78.5 सेंटीमीटर, फुलाने पर 83.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर दे रखा है ऊंचाई अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेंटीमीटर में न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। नंबर खा है अन्य अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये महिला अभ्यर्थियों का ऊंचाई है। इसके बाद न्यूनतम शारीरिक मानक सहायक वन संरक्षक पद हेतु, तो ऊपर जो सहायक वन संरक्षक अधिकारी, तो वन संरक्षक पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई व सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रूप से न्यूनतम मानक न रखता हो।
तो यहाँ पर हो गया लिंग, फिर ऊंचाई, फिर सीने का घेरा, फिर विस्तार। तो नंबर 1 है लिंग हो गया पुरुषों के लिए, ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीने का घेरा पूर्ण फुलाने के पश्चात 84 सेंटीमीटर, और विस्तार यानी कि इस 5 सेंटीमीटर और विस्तार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और सीने का घेरा 79 सेंटीमीटर और इसका विस्तार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, असमी, मेघालय जनजाति, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमायूनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश के मूल वंश के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। पुरुषों के लिए 152.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और महिला, अगर इनमें से जो है कोई ऊपर जो मैंने नाम दिया है कि गोरखा, नेपाली जनजाति, मेघालय, ये सब हैं, तो महिला अभ्यर्थी यहाँ से अगर बिलोंग करती हैं तो 145 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर के पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षण के संचालन में की व्यवस्था मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी, जिससे कि इसे चिकित्सा परिषद की बैठक के साथ साथ किया जा सके। क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई व सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। तो ये वन क्षेत्रीय अधिकारी है, क्षेत्रीय वन अधिकारी। क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए यहाँ पर अलग क्राइटेरिया है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीने का घेरा 84 सेंटीमीटर और इसका विस्तार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर है महिला अभ्यर्थी, इनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और सीने का घेरा 79 सेंटीमीटर और विस्तार इसका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी मूल वंश के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाइयों का मानक निम्न प्रकार होगा। यहाँ पर लिंग दिया हुआ है, पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों। जो लोग जो है इस प्रकार के स्पेशल पद चाहते हैं तो उनको ये जो है क्राइटेरिया पूरा करना होगा। अब इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्न अनुसार है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि जो अनारक्षित हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS वाले हैं जिनको 10% का भी आरक्षण योगी सरकार ने लागू किया है, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC से हैं तो उनके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, प्लस इसमें 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क दे होगा। तो यानी कि टोटल 125 रुपये जनरल कैटेगरी, EWS और OBC के लिए है। इसके बाद नंबर 2 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। इस प्रकार से 65 रुपये टोटल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को जमा करना होगा। नंबर 3 है दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क निल है, यानी कि परीक्षा शुल्क लोक सेवा आयोग बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का देना होगा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को। फिर है भूतपूर्व सैनिक हैं, परीक्षा शुल्क 40 रुपये है प्लस ऑनलाइन 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। तो इस प्रकार से 65 रुपीज़ भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को देना होगा। नंबर 5 है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित महिला, अपने मूल श्रेणी के अनुसार इनको जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या महिला अभ्यर्थी हैं तो ये अपनी मूल श्रेणी में है। अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनको जनरल कैटेगरी वाला फीस देना होगा।
अगर भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करती हैं तो भूतपूर्व सैनिक वाला देना होगा। अगर दिव्यांग श्रेणी से हैं तो दिव्यांग श्रेणी वाला, या SC ST या OBC से जिससे बिलोंग करते हैं तो वो शुल्क उनका उस मूल श्रेणी वाला शुल्क अदा करना होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या महिला अभ्यर्थी को। तो इस प्रकार से ये देना होगा। तो दोस्तों जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट था, ताकि जो है हम आप लोगों को बता सकें कि यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं। तो इनके लिए जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर दीजिए। बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, अन्य समकक्षीय प्रशासनिक व जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, सहायक श्रम आयुक्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसके अलावा सांख्यिकी अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी, और प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक और बालिका दोनों यानी कि GIC और GGIC दोनों के प्रिंसिपल पद के लिए, और सहायक शोध अधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, प्रबंधक प्रशासन सामान्य, सहायक भंडारण क्रय अधिकारी और विधिक सहायक रसायन। इसके अलावा डिप्टी SP की पोस्ट हो गई, जिला कमांडेंट अधिकारी की होमगार्ड्स की हो गई, और अधीक्षक कारागार पद हो गया, आबकारी निरीक्षक पद हो गया, और डिप्टी जेलर का पद हो गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। तो इस प्रकार से काफ़ी पोस्ट आई हुई है, PCS के अंतर्गत है ये। तो इन सारे पदों के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, और इसमें जो है 2 पद और भी दिए हुए हैं, ACF और RFO। तो इन सारे के लिए सिर्फ एक PCS का ही फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी जो स्पेशलाइजेशन उसमें मांगा है, ये अलग अलग ये जो पद हैं तो इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट मांगा है। तो अगर सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग उसमें एक छोटा सा चौकोर बॉक्स होगा, चौकोर बॉक्स में आपको जो है टिक का निशान लगा देना है। तो इस प्रकार से आपका जो है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन पे टिक हो जाएगा और आप इस स्पेशल पद के लिए आप चयनित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो है ये, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लोग हमारी वीडियो को कम से कम जो है 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग हमारे बराबर में लगे हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में और जहाँ कहीं भी आपका जो है सोशल अकाउंट है आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और किसी प्रकार का कोई भी इशू हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोगों को जो भी समस्या होगी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय।